आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अब पहली बात तो कल के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे न्यूमेरिकल्स को इंटीग्रेशन से बचाने वाली है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब भी हम लोग बात करेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी को, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम बिना इनिशियली डिफाइन करे हम नहीं बता सकते कि उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी कि अगर मैं यहाँ पर 0 रेफरेंस पॉइंट मानूं, तब जाके मैं इस m वाले पार्टिकल को h हाइट पे लेके गया था, तब मैंने बोला कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है। mgh है कब? जब इस पॉइंट पर क्या मानी है, 0। तो मर्जी मेरी है, मैं कहीं पर भी इजीली अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं 0 मानो, दैट इज़ टोटली एंटायरली योर कॉल। कि आप यहाँ पे mgh मान लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 mgh। बट एक चीज़, क्या चीज़ देखा था हमने कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो ऐसे ही हम लोगों ने बात करी बच्चों कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q चार्ज, ठीक, और इनिशियली एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और हम अभी मान के चल रहे कि लेट्स से ये मेरा इनिशियल डिस्टेंस है और इसको मैंने माना कि दिस इज एट इंफिनिटी। नाउ दिस चार्ज इज एट इंफिनिटी। हमने बोला कि लेट्स से ये एक आपके पास चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन इज वेरी 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 लार्ज, तो हमने r इनिशियल सेपरेशन माना इन्फिनिटी। अपन लोगों ने ये माना कि इसके कंपैरेटिवली ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अगर ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है यानी मैं कह सकता हूँ कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। अगर इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। सोचो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। r क्या है, इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी, यानी फोर्स 0 है। अबे फोर्स 0 है तो एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो इनिशियल एनर्जी मैंने माना कि मैंने मान ली कि इनिशियल एनर्जी कहाँ पर, जब पार्टिकल इन्फिनिटी पर है तो कितना है, 0। चलो अब हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज पार्टिकल को उठा के यहाँ पर लेके आना है r डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर। तो लिटरली वो अपने आप तो आने वाला नहीं है। अभी के लिए हम लोग मान के चल लेते कि दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर सेम है, तो ये तो समझ में आ गया कि सर ये अपने आप तो नहीं आने वाला, अपने आप नहीं आने वाला, यानी हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सोचो जब मैं इसको यहाँ से x डिस्टेंस पर लेके आया, बेटा आप ध्यान से सुनना, x डिस्टेंस पे जब मैं इसको यहाँ पर लेके आया तो क्या इस पर एक फोर्स लगने वाला है, हाँ बिल्कुल लगने वाला है। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय, और लगेगा किधर, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, इधर लगेगा Fe। Fe रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लगने वाला है, k q बाय एक्स स्क्वायर। तो मैंने बोला Fe की वैल्यू देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ Fe, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर। चलिए, लेकिन बच्चों एक कंडीशन और है कि जब हम लोगों को इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आना है, तो कंडीशन क्या थी कि इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में वेलोसिटी का चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आती किसके कारण है, केवल और केवल कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने के कारण, है ना। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, आप पोजीशन चेंज कर रहे हो बेसिकली पार्टिकल की, तब। तो अगर इसमें एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी नहीं आनी तो एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए बच्चों, एक्सेलेरेशन 0। यानी ये तो कंफर्म्ड है, ये चार्ज अपने आप तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको धक्का मारेगा। ये पक्की बात है, हमें यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो हमें कोई ना कोई एक फोर्स और लगाना पड़ेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, F एक्सटर्नल।
क्या नाम दिया? लेकिन एक चीज कंफर्म्ड आ गई, एफ एक्सटर्नल जो कि धीरे धीरे लेके आना है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि फोर्स 0 होगा तभी एक्सेलेरेशन क्या होगी? तो एफ नेट शुड बी 0। एफ नेट 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कह सकता हूं जितना एफ एक्सटर्नल है उतना ही एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी जितना ये वाला फोर्स लगेगा उतना ही ये वाला फोर्स लगेगा, बट दो बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 1। एक चीज और बता, क्या मैं जब धीरे धीरे इसको आगे लेके आऊंगा, क्या x का डिस्टेंस कम रहेगा सेम रहेगा? कम होता चला जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा तो फोर्स चेंज होगा या सेम रहेगा? तो फोर्स वेरिएबल है सर। अगर वेरिएबल फोर्स है तो मैं डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, तो मुझे इंटीग्रेशन यूज करना होगा। अब वर्क डन कर कौन रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, और लॉजिकली भी अभी प्रूव भी कर देंगे। एफ एक्सटर्नल लगा इस डायरेक्शन में, हम लेके भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा आना चाहिए? अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट एक्स। तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन कैसा आना चाहिए? और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा आना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो वर्क डन कैसा आना चाहिए? नहीं आया बच्चों। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, एफ एक्सटर्नल इज, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, तो अपन ने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? तो क्या मैं एफ एक्सटर्नल को ये लिख सकता हूं माइनस के कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर? जल्दी बोलो, ये लिख सकता हूं यस या नो? अरे बोलो भाई, बस बात खत्म। अब जो कि मुझे पता लग गया फोर्स वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड पता लग गया, दोनों के बीच में एंगल पता लग गया, तो हम क्या करें, क्यों ना यहाँ पर हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कितनी? dx। और ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट इतनी छोटी मान के चल रहा हूँ कि इसके इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या हो? सेम, क्योंकि dx बहुत छोटा बहुत बड़ा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो गया बच्चों? एफ एक्सटर्नल डॉट dx, एफ एक्सटर्नल डॉट dx। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू देखो, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर डॉट dx। डॉट की वैल्यू हटाओ, cos 0 1 नहीं आया, क्योंकि इधर ही फोर्स है, इधर ही वो है, तो थीटा की वैल्यू बोलो जल्दी। अरे बोलो भाई, थीटा की वैल्यू 0 तो रखो यहाँ पर, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लिमिट देखो, लिमिट x की लिमिट, x कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से r, तो x की वैल्यू रख दो बच्चों इन्फिनिटी टू x की वैल्यू रखो r, या आपको और स्पेसिफिक करना है तो x की वैल्यू रख दो r इनिशियल से लेके r फाइनल, थोड़ा और अच्छा सा लगेगा आपको, जैसे आपको करना कर लो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है बच्चों? माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को बाहर लेके आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स की पावर 2 dx, x की वैल्यू इन्फिनिटी से x की वैल्यू r, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो देखो माइनस के क्यू -1 बाय एक्स, बोलो सही किया मैंने? लिमिट कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से। चलो बच्चों देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया, तो बच्चों 1 बाय इन्फिनिटी क्या है? 1 बाय इन्फिनिटी क्या है? लिटरली अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ, ये 0 क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी हम मान भी चुके हैं कि इफ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? अब जरूरी नहीं इनिशियल एनर्जी 0, वो कुछ भी हो सकता है भाई, तो अपन लोगों के पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी।
तो बेसिकली अगर फॉर्मूला याद रखना है तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो आप लोग, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 1/r फाइनल माइनस 1/, नहीं आया समझ में? लेकिन अपन लोगों ने जो ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, दिस इज W एक्सटर्नल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नथिंग बट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय r। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपके दिमाग में एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, जब हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, जीरो। क्या मानी है बच्चों, क्या मानी है? तो लिटरली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, U एट R, पोटेंशियल एनर्जी एट R माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू के क्यू बाय R, जो कि हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है बच्चों, जीरो। तो U एट R कितना आ गया बच्चों, के क्यू बाय R। तो पहले ये बताओ, ये एक पॉइंट की एनर्जी है या सिस्टम की एनर्जी है? सिस्टम की एनर्जी है। अब ये एनर्जी जब भी हम लोग इस वाले चार्ज को यहाँ उठा के लेके आ गए ना, तो ये एनर्जी इस पूरे के पूरे सिस्टम पे आ गई। अब बात आई कि एनर्जी का तो फॉर्मूला पता लगा, के क्यू बाय आर। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू इसका मैग्नीट्यूड है, स्मॉल क्यू इसका मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है आर, सिंपल। अब बात यह है कि सर इस एनर्जी को यूज कौन करेगा? भाई एनर्जी तो आ गई ना, वर्कडन तो किया ना, वर्कडन किसने किया, एक्सटर्नल फोर्स ने, वो वाला वर्कडन किस में स्टोर हो गया, इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंपल सी बात है कि सर अगर इसको फ्री कर दूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा, तो ये भग जाएगा इस एनर्जी का यूज करके, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं सर इसको फिक्स करके इसको फ्री कर दूं तो ये वापसी चला जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। ये चाहिए होता है किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क डन किया। अगर मैं इसको फ्री कर दूं, क्या ये वापसी दौड़ के इन्फिनिटी पे चला जाएगा? अरे इसको अगर मैं फ्री कर दूं तो क्या ये उस के क्यू बाय आर वाली एनर्जी का यूज करके भग के इन्फिनिटी पे चला जाएगा? हाँ, इसको बोलते हैं हम सिस्टम को डिसमेंटल कर देना। डिसमेंटल का मतलब तोड़ देना। तो अगर सिस्टम को बनाने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ा, तो सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क डन सेम अमाउंट में। नहीं आया समझ में? पक्की बात। फिर दूसरी चीज, इस वाली एनर्जी को कौन यूज कर सकता है? कोई भी यूज कर सकता है। जो भी फ्री हो जाएगा, दोनों को फ्री कर दोगे तो दोनों भगना स्टार्ट कर देंगे, एक को फ्री कर दोगे तो एक यूज कर लेंगे। बात समझ में आई? तो पूरी की पूरी एनर्जी किसके लिए डिफाइन की जाती है? सिस्टम के लिए। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? जल्दी देखो इसको आराम से। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सभी बच्चे बोलेंगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। अब सुनो, फिर हमने एक रिलेशन भी देखा था अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू, जल्दी जल्दी बोलो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूईटी क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। बोले तो कौन कौन फोर्स लग रहे थे? एक्सटर्नल का फोर्स लग रहा था, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट चेंज तो हुआ ही नहीं है क्योंकि एक्सेलेरेशन था नहीं, तो चेंज कितना हो गया? जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आया? जल्दी बोलो, इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आया था? वो तो ये आया था, के कैपिटल क्यू बाय आर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? और इसको हमने लिखा था यू फाइनल माइनस अभी अभी जब प्रूव किया था तो भी देखा था, यहाँ पे लिखा था यू आर माइनस यू इन्फिनिटी। लेकिन अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव देखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। नहीं आया बच्चों? पक्का? अब सुनो, अब सीबीएसई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछती है। देखो कि लेट्स से यहाँ पर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो कितने भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अभी के लिए मान के चल लेते हैं कि देयर आर 3 चार्जेस जो इन्फिनिटी पर है, और ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप याद करना, फिर एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। और अभी ऐसा मान के चलो कि देयर आर नो एनी अदर फोर्सेस इन द विसिनिटी ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब कोई भी, ना चार्ज है, ना फ्रिक्शन है, ना ग्रेविटी है, कुछ भी फोर्स नहीं है। सिंपल सी बात बताओ,
अभी जब ये तीनों के तीनों इन्फिनिटी पे रखे हुए थे तो मुझे इन तीनों को बारी बारी उठा के लेके आना है। एक बारी ए पे रखना है, एक को बी पे रखना है, एक को सी पे रखना है। और इस कार्य में मैंने कितना वर्कडन किया, वो वर्कडन इस पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाई जाएगी, पहला बात। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है, जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है? ओए होए होए होए, वेरी गुड। कैसी है बेटा? स्केलर। कैसी है बच्चों? याद करो कैसी है? स्केलर है तो ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो याद क्या रखना है, इन क्यू को यू हैव टू पुट इट विथ साइन, आपको साइन के साथ प्लेस करना है, दैट्स इट। अब सुनो, अब हम Q1 को लेके आ रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुन, इस विसिनिटी में कोई भी चार्ज नहीं है। अब थोड़ी सी कहानी याद कर, जब यहां पर इस वाले चार्ज के प्लेस पे ये वाला चार्ज को लेके आ रहे थे, जब इस चार्ज को लेके आ रहे थे तो दिमाग के कहीं कोने में बैठा हुआ था कि भाई ये वाला चार्ज बैठा है, अवेलेबल है, इस पे फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब जाके हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी थी। सोच, अगर ये नहीं होता तो क्या इसको यहां से लेके यहां तक लेके आने के लिए मुझे कोई वर्कडन करना पड़ता? कोई फोर्स ही नहीं है। अरे बोलो भाई। भाई इसको यहां से यहां तक लेके आने के लिए वर्कडन करना पड़ा, रीजन था क्योंकि ये पॉजिटिव इस पे धक्का मारेगा इधर, तब हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी सर। अगर ये ना होता तो क्या एफ लगता? नहीं सर, एफ नहीं लगता तो क्या हमें एक्सटर्नल की जरूरत पड़ती? नहीं। तो सिंपल ये बताओ, Q1 को उठा के लेके आने के लिए मुझे कितना कार्य करना पड़ा? जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी विसिनिटी में फोर्स नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना चार्ज है, तो इस पे कोई फोर्स लगाएगा नहीं तो वर्कडन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो Q1 को तो कहीं पे भी रख दो जहां आपका मन करे, A B C, बोलो जल्दी। ए पे रख देते हैं, चलो। तो वर्कडन इन ब्रिंगिंग Q1 कितना आया बच्चों? जीरो। चलिए अब Q2 को उठा के लेके आओ। जैसे ही Q2 को उठा के लेके आएंगे, क्या अब हमें वर्कडन करना पड़ेगा? यस सर। किसके अगेंस्ट? क्योंकि अब ये Q1 अपना फील्ड क्रिएट कराने वाला है, तो अगर ये फील्ड क्रिएट कराएगा तो हमें वर्कडन करना पड़ेगा। चलो उठाओ, Q2 को उठाओ, बताओ कहाँ रखना है? B पे रख देते हैं। नाउ इनके बीच के कारण Q2 को उठा के लेके आने के लिए, जैसे यहाँ पे Q को उठा के लेके आए थे यहाँ से R दूरी पर, तो हमें वर्कडन कितना करना पड़ा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय। सिमिलरली यहाँ पर जब रखा तो हमें कितना वर्कडन करना पड़ा? K Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन मान लो A, तो वर्कडन कितना आ गया? K Q1 Q2 बाय A। R की वैल्यू अब A हो गया, दैट्स इट। तो वर्कडन इन ब्रिंगिंग Q2 कितना आया बच्चों, जल्दी बोलो? K Q1 Q2 बाय A। अब बचा Q3 को लेके आओ। अब Q3 को लेके आने के लिए किस किस के अगेंस्ट वर्कडन करना पड़ेगा? Q1 के अगेंस्ट भी, और नहीं आया समझ में? रखो यहाँ पे Q3। तो वर्कडन इन Q3 देखो बच्चों ध्यान से, जब इसके अगेंस्ट करना पड़ा तो देखो K Q1 Q3 बाय A, K Q2 Q3 बाय A। तो जो कि वर्कडन एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड कर दो इनको। तो वर्कडन बोलो K Q2 Q1 Q3 बाय A प्लस K Q2 Q3 बाय A। अब ये बताओ इसके अलावा और कोई चार्ज बचा है क्या? तो हमने सिंपली क्या किया, इन सभी वर्कडन को ऐड कर दो। यही वो वर्कडन है जो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हम लोगों ने खर्च किया है। तो कितना वर्कडन हो गया? K Q1 Q2 बाय A प्लस K Q1 Q3 बाय A प्लस K Q2 Q3 बाय A। सिंपल, खत्म। आ गया? तो ये आपका आंसर है। अब सिमिलरली ऐसे ही बोला जाए कि लेट्स से 4 चार्जेस होते, ठीक है। अब ये 4 चार्जेस है, अब करना कुछ नहीं है, इन चारों चार्जेस को उठा के ना एक स्क्वायर पे रखना है। अब जल्दी जल्दी वर्बली बोलेंगे सभी बच्चे, और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। मान लो स्क्वायर की साइड लेंथ है A, जल्दी बोलो Q1 को उठा के लेके आने के लिए कितना कार्य करना पड़ा? सब बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज, तो फील्ड होगा नहीं, तो 4 तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत। तो Q1 को तो रख दो, याद रखना बस अपने दिमाग में। अब Q1 को वर्कडन करने के लिए 0।
अब बचा Q2, Q2 को बोलो कहां पे रखे, A B C D, B पे रखते हैं। तो Q2 को उठाने के लिए वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, Q1। कितना करना पड़ेगा, K Q1 Q2 बाय A, K Q1 Q2 बाय, तो सेम वही वर्क डन आ जाएगा। अब Q3 को उठाओ, Q3 को उठाओ, Q3 C पे रखते हैं, चलो Q3 यहां पर आ जाएगा, Q2 यहां पर आ जाएगा, Q3 यहां पर आ जाएगा, जल्दी बोलो। तो Q3 को उठा के लेके आने के लिए किस किस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, पहले Q1 और, तो Q2 के अगेंस्ट बोलो, K Q2 Q3 बाय, K Q1 Q3 बाय। अब ये वाली वैल्यू बोलो, सारे बच्चे बोलो, नहीं आया बच्चों। तो टोटल वर्क डन देखो, Q1 को उठा के लेके आने के लिए 0 करना पड़ा, Q2 को उठा के लेके आने के लिए 1 वर्क डन करना पड़ा, Q3 को उठाने के लिए 1 वर्क डन ये और 1 वर्क डन ये, कितना वर्क डन हो गए, 3। अब बच्चा कौन, Q4 को उठा के लेके आओ, बोलो Q4 को उठा के लेके आने के लिए किस किस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तीनों के लिए। तो पहले ये वाला बोलो, K Q1 A, K Q3 Q4 बाय, K Q2 Q4 बाय, क्या सभी के वर्क डन को ऐड कर दे, टोटल कितनी टर्म्स आई, 6। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, 1 बेटा, 2 3 4 5 और 1 6। सिंपल सी बात है, हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनने वाले हैं ना उतनी ही टर्म्स आने वाली है। इसमें देखो कितने पेयर्स बने थे, 1 2 3, तो देखो कितनी टर्म्स थी, 1 2 3, इसमें बने 6, तो कितने टर्म्स, इसमें एक ही पेयर बना था देखो, तो एक ही टर्म आई थी K Q1 Q2 बाय R। नहीं आया बच्चों। तो बात ये समझ में आ गई कि सर अगर हमें ये समझ में आ गए कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनने वाले हैं, तो हम लोग इतना भी एनालाइज कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स के साथ साथ उतनी ही एनर्जी हर एक पेयर के साथ एसोसिएट होने वाली है। अब सोचो क्यूब के बारे में डिस्कस करो। क्यूब देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हो बेसिकली एक क्यूब ही है, ये रहा। इस क्यूब में बोलो कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पूछ रहा हूं, सब बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फेस, 1 2 3 4 5 6। इस फेस को जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां कनेक्ट करने वाले, इसको बोलते हैं हम फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं, तो अगर 6 फेसिस है तो कितने फेस डायगोनल, 12। एक ये, एक ये, एक फेस पे कितने। अब बाकी बच्चों, इस वाले कॉर्नर को अगर मैं इस वाले कॉर्नर के साथ मिलाता हूं, इस वाले कॉर्नर के साथ, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ, इसको बोलते हैं हम बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं, तो कितने बॉडी डायगोनल, एक। यहां से यहां डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं जिससे हम लोगों को सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि नंबर ऑफ पेयर कितने बनने वाले हैं। पहले बताओ, 2 चार्जेस थे तो कितने पेयर, 1 3 3 4 6 5 10। आई टेल यू कैसे। याद करो, आप लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, मैं बता देता हूं, एक बार सुन लो। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है एनसीआर, अच्छा नहीं पढ़ा तो सुन लो अभी। दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब बच्चों पेयर बनाने के लिए मुझे 2 चार्ज चाहिए ना, तो बेसिकली मैंने क्या बोला, NC2। NC2 को क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, अभी एक बार बताओ मुझे, पहले बताओ कितने चार्जेस थे, 3 चार्ज, तो n की वैल्यू है नंबर ऑफ चार्जेस। सेम ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को उसमें भी पढ़ाया था जब हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, वहां पर m हो जाता था, यहाँ पे q हो जाएगा, दैट्स इट। अभी देख NC2 बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जब रखा था तो 3 चार्ज रखे थे, तो पुट करो 3, तो फॉर्मूला बनेगा 3C2। 3 बोले तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को सोल्व करना आता है बच्चों, इस नंबर से लेके लास्ट में 1 तक इंटू मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स गियर लगाओ, 3 इंटू 2। अभी देखो कहीं पे रोकना है तो ऐसे रोक सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 ने 2 को मारा तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने, और ये कॉमन सेंस से पता भी लगा था।
सोच 6 जब हमारे पास 4 पेयर थे तो 4 रखो, जब स्क्वायर पे रखा था तो 4 से 2 बोले तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 2, तो 2 इंटू 2 4, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने। लेकिन अब कितने नंबर ऑफ चार्जेस है बच्चों, 8। अभी 8 रखो ना, तो 8C2 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो बना फॉर्मूला। तो देखो क्या लिखूंगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 बोले तो 4, 7 चौके 28। ये नंबर ऑफ पेयर्स पता लगे। बट सर अभी बात सुनो, नंबर ऑफ पेयर्स पता लगने से भी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ। हमारा तो क्वेश्चन ये होगा ना, वो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे। देखो जिस रूम में आप बैठो ना, वो एक क्यूब है बेसिकली। तो देख कितने क्यूब के कॉर्नर्स कितने हैं, 8। एजिस कितनी है, तो कंफर्म्ड है 12, तो एजिस बन गई। फेस डायगोनल बोलो 12, तो 12 फेस डायगोनल बन गए। 12 प्लस 12, बाकी बच्चे 4 कौन, अरे भाई बॉडी डायगोनल। देखो अब चार्ज इंटरेक्ट कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। इधर क्यू रखो, इधर क्यू रखो, तो क्यू बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, एक एज के कारण है, तो 12 के कारण 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एक चार्ज वहां पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पे रखा है, इंटरेक्शन ऐसे करेगा फेस डायगोनल से, तो के क्यू बाय √2a, कितने फेस डायगोनल, तो 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय √2a कर दो। अब बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, तो वहां पर क्यू यहां पर क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाय √3a, एक कितने हैं, और सबको ऐड कर दो, तो वो हमारे पास सेल्फ एनर्जी ऑफ क्यूब हो जाएगी। सुन लो 2 मिनट के लिए, दैट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्यूब के सभी 8 के 8 कॉर्नर्स पे लेके आने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, तो सबसे पहले मुझे पेयर्स पता होने चाहिए। पेयर्स निकालने के लिए तरीका है बच्चों, अब चाहे कैसी भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, हमें तो ये देखना है कि 4 चार्जेस को लेके आना है, 5 को लेके आना है, 6 को लेके आना है। कॉमन सेंस से हम पेयर निकाल लेंगे, बस उन पेयर का फिर लिंक करना है कि कितने पेयर कहाँ के साथ कैसे एसोसिएट होने वाले हैं। इधर देखो, जब यहाँ पे सभी के सभी चार्जेस रखे गए अपन लोगों ने, तो इस पे कितना वर्क डन करना पड़ा हमें, तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये किसके कारण आई बच्चों, एजिस। 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय √2a, ये किसके कारण आई बच्चों, फेस डायगोनल। 4 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय √3a, ये किसके कारण आया बच्चों। क्या इनको सबको ऐड कर दूंगा, यही सेल्फ एनर्जी ऑफ अ क्यूब बन जाएगी। यानी टोटल इतना वर्क डन करना पड़ा मुझे उन 8 के 8 चार्जेस को उठा के लेके आने के लिए। एक चीज और बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 चार्जेस तो रख दिए आपने, इधर देखो 8 के 8 चार्जेस रख दिए और आपके पास एनर्जी कितनी आ गई। चलो पहले एनर्जी लिखो, तो एनर्जी ऑफ अ क्यूब कितनी होगी बच्चों, 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय √2a प्लस 4 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय √3a। अब जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन ट्राई करना है, वो क्वेश्चन सुन लो क्या है। वो बोल रहे हैं कि इनिशियली एक क्यूब रखी हुई है बच्चों हमारे पास, और इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, 8 के 8 चार्जेस रखे हुए, बोला गया एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इसको उठा के लेके आया मैं इन्फिनिटी से, और मैंने इसको इसके बॉडी डायगोनल के इंटरसेक्शन पे यानी सेंटर ऑफ द क्यूब पे रख दिया, यहां पे रख दिया। तो बताओ इसको उठा के लेके आने के लिए मुझे कितना कार्य करना पड़ा। फाइंड दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ द क्यूब। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ट्राई करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।